और देखिए बड़ी खबर, भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिक्किम में वायुसेना की स्ट्राइक ड्रिल। बीएसएफ के डीजी से प्रधानमंत्री मिले हैं। 1 घंटे तक डीजी बीएसएफ के साथ बैठक की है। प्रधानमंत्री ने सीमाओं के क्या हालात है इसकी जानकारी ली है। तो आप देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुख से भी ऑपरेशन सिंदूर से पहले मुलाकात की थी। सीडीएस से मुलाकात की थी, अलग अलग दौर की बातचीत और बैठक हुई थी। और इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ के डीजी से प्रधानमंत्री की मुलाकात। और देखिए एक और खबर, एलओसी आईबी पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी। सीमाई इलाकों में राहत बचाव का काम, सुरक्षित ठिकानों पर भेजे जा रहे हैं नागरिक। गोलीबारी में अभी तक 14 भारतीयों की मौत। तो पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में गोलीबारी की जा रही है। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। जब से पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने कदम उठाया और अब तो बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान की तरफ से बड़े गोले भी दागे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे पाकिस्तान बौखलाहट में जो आम लोग हैं उन्हें निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान एटम बम की गीदड़ भभकी देता रहा और पीएम मोदी ने आतंकवादियों पर वैसा ही प्रहार किया जैसा कहा था। हिंदुस्तान ने अपने इरादों के साथ अपने आधुनिक हथियारों की ताकत का प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान को भारत के जिस राफेल से सबसे अधिक भय है, उसी ने इस बार अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और सटीक हमलों को अंजाम दिया। हथियारों के दम पर ही पाकिस्तान की सीमा के भीतर और मजबूत बंकर में छिपने वाले आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का इरादा अटल था। सेना का खून खौल रहा था। प्रतिशोध की तैयारी शुरू हुई तो सवाल था कब और कैसे। कब का निर्णय तो आसान था, लेकिन पाकिस्तान की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर हमला करने का प्लान बनाना थोड़ा जटिल। हिंदुस्तान की वायुसेना ने इस मिशन के लिए सबसे पहले चुना अपने सबसे घातक विमान राफेल को। हमले को 100% कामयाब बनाने के लिए हथियार का सिलेक्शन शुरू हुआ तो दूसरा नाम आया सुखोई 30 MKI और मिराज फाइटर जेट। विमान का चयन होते ही वायुसेना को अभ्यास करने का ऑर्डर जारी हुआ। पहलगाम में हमले के बाद हिंदुस्तान का तेवर देखकर पाकिस्तान ने अपने आतंकी अड्डों को खाली करवाना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान के पास पक्की जानकारी थी कि आतंकी बंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्च पैड पर भी बंकर बना दिए गए हैं। आतंक के बड़े ठिकानों में भी सेफ जोन है। हवा से हमले की तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन अब चुनौती जमीन को फाड़कर आतंकियों को उनके ही सेफ हाउस में मारने की थी। हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकियों पर हमले के पक्ष में था, इसलिए हथियार ऐसे चाहिए थे जो बिल्कुल सटीक हमला कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के इन दोनों जरूरतों को पूरा करने वाले हथियार भी भारत के पास बरसों से हैं। राफेल के लिए भारत ने स्कैल्प मिसाइलें भी खरीदी थी। दूसरा विकल्प हैमर मिसाइल का था। ये दोनों जमीन को भेद कर हमला करने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान की सीमा और पीओके के आतंकी ठिकानों की तबाही के लिए हिंदुस्तान ने इन्हीं दो हथियारों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया। स्कैल्प मिसाइल से ही आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया गया। इधर आतंकवादियों पर स्कैल्प राफेल की घातक जोड़ी से प्रहार हुआ। ये फ्रांस की मिसाइल है जिस राफेल से लॉन्च किया जा सकता है। स्कैल्प मिसाइल 250 से 300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। स्कैल्प मिसाइल जीपीएस से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है।
लॉन्च होने के बाद यह सिर्फ 100 से 130 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरती है और इतनी कम ऊंचाई और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे अदृश्य बना देती है और मिसाइल को रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस मिसाइल के अगले हिस्से में ब्रॉन्च तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से यह मिसाइल इमारतों को भेदने की ताकत रखती है। मजबूत बंकर को भी यह मिसाइल बहुत आसानी के साथ भेद सकती है। स्कैल्प मिसाइल का असर देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। ये तस्वीर बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर है। पहले और अब का फर्क देख लीजिए, इमारत की गुंबद गायब है और दीवारें ढह चुकी हैं। जैश ए मोहम्मद के इस हेडक्वार्टर की छत पर स्कैल्प मिसाइल गिरी, जिसकी वजह से ऊपरी हिस्सा गायब हो गया और नीचे जमीन में गड्ढा बन गया। हमारी वायुसेना ने जिन 9 टारगेट को लॉक किया था वो 8 से 100 किलोमीटर दूर तक थे, यानी कुछ बेहद करीब तो कुछ पाकिस्तान की सीमा के भीतर बहुत दूर। हिंदुस्तान की दोनों सेना ने सिर्फ 20 मिनट में ऑपरेशन को खत्म करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल किया। राफेल और दूसरे फाइटर जेट के साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। स्मार्ट बम से हमला किया गया, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और M777 हॉवित्जर जमीन पर तैनात थे। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर पाकिस्तान में तैनात चीन के एयर डिफेंस को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने हमलों को रोकने के लिए कई मिसाइलें तैनात की हैं। भारतीय सुखोई 30 ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। HQ-9BE सैम्स एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। रडार गाइडेड PL-15 BVR मिसाइल भी नाकाम साबित हुए। पाकिस्तान के अपने रडार सिस्टम भी कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान के पीओके की पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों को मारने के लिए हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कम रेंज की ये मिसाइलें 5 साल पहले भारत ने खरीदी थी। पहाड़ों पर बने बंकर भेदने वाली इन मिसाइलों से भी आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया गया। इधर हैमर मिसाइल भी जीपीएस से सटीक निशाना लगाने में माहिर। लेजर गाइडेंस की वजह से मिसाइल अपने निशाने से भटकती रही। 2020 में भारत ने इन मिसाइलों को खरीदा था। हैमर मिसाइल की रेंज 20 से 70 किलोमीटर तक है। हैमर मिसाइल पहाड़ी इलाके में हमला करने के लिए परफेक्ट है। बंकर बस्टर होने की वजह से बंकर्स को नष्ट कर देती है। एक राफेल एक बार में 6 हैमर मिसाइल से हमला कर सकता है। हैमर बम के प्रहार से मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के कैंप मरकज-ए-तैयबा का हाल ऐसा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लश्कर-ए-तैयबा के कैंप मरकज-ए-तैयबा में बड़ी तबाही हुई है। लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमले से पहले कैसी चहल पहल रहती थी, ये आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान के हमले से ये शानदार जगह अब बेहद डरावनी नजर आ रही है। जहां आतंक का पाठ सीखने वाले घूमते थे, वहां अब मलबों का ढेर है। पाकिस्तान ने अभी हिंदुस्तान की वायुसेना और उसके हथियारों का छोटा सा ट्रेलर देखा है। भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिसके प्रहार को रोकने की क्षमता बहुत कम देशों के पास है। पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस के भरोसे खुद को महफूज मान रहा था, लेकिन अब साबित हो गया है कि चीन के हथियार कितने कमजोर हैं। जबकि भारत को हवाई कवच देने के लिए S-400 एयर डिफेंस की तैनाती है, जो दुनिया के सबसे दमदार एयर डिफेंस की लिस्ट में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DV9 भारत मंच।